पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन। भारत में कैसे यूरोपियन कंपनी का आगमन होता है, क्या क्या कैसे व्यापार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे पुर्तगाली आए, कैसे डच आए, कैसे डेनिश आए, कैसे अंग्रेज आए, कैसे फ्रांसीसी आए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा हम लोग भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे हुआ, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, हेडिंग दीजिएगा भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि अब कुछ भारत और यूरोप के बीच में क्या होने वाला है, व्यापार होने वाला है। किसके बीच, यूरोप और भारत के बीच में व्यापार का चर्चा होगा, मतलब व्यापार के बारे में। भारत में यूरोपियन कंपनी का जब आगमन हो रहा है तो क्या होगा, व्यापार के बारे में चर्चा होगा, उसके बारे में इसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, पहले एक बार समझ लेते हैं। यह एक एशिया महादेश है। क्या है जी, एशिया महादेश। क्या है, एशिया महादेश। यहां पर पड़ता है यूरोप, यूरोप महाद्वीप, मतलब यूरोप महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप ये है और ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का जो एशिया में रहते हैं, एशिया महाद्वीप, जैसे हम लोग किस महाद्वीप में रहते थे, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप का अधिकांश व्यापार, किसका व्यापार जी, एशिया महाद्वीप का अधिकांश व्यापार, अधिकांश व्यापार, एशिया महाद्वीप का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में था, एशिया जो महाद्वीप है उसका व्यापार, अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। किसके हाथ में, अरब वासियों के हाथ में था। किसके हाथ में था जी, एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में था, अरब वासियों के। ये ध्यान से नोट कर लीजिए, एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में, अरब वासियों के हाथ में। और यूरोप का अधिकांश व्यापार, यूरोप का जो अधिकांश व्यापार था, यूरोप का अधिकांश व्यापार, यूरोप का अधिकांश व्यापार इतालवी यात्रियों के हाथ में, इतालवी यात्रियों के हाथ में था, इतालवी यात्रियों के हाथ में। एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में, अरब वासियों के हाथ में था। किसके हाथ में, अरब वासियों। और किसका, इतालवी यात्रियों का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में था, किसके हाथ में था, यूरोप का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में था जी, इतालवी यात्रियों के हाथ में था। और एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। ठीक है, इसमें कोई डाउट। यूरोप में एक देश पड़ता है, यूरोप में एक नहीं दो देश पड़ता है। पहले देखेंगे, यूरोप के बगल में ही एक देश है, उसका नाम होता है पुर्तगाल। पुर्तगाल, कौन क्या रहता है जी, पुर्तगाल। और इसके बगल में ही एक देश रहता है जिसका नाम रहता है स्पेन। क्या रहता है जी, स्पेन। मतलब यूरोप महाद्वीप द्वीप में, यूरोप महाद्वीप में दो देश आते हैं। यूरोप महाद्वीप में द्वीप में तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन इसमें हम दो ही पढ़ेंगे जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यूरोपियन कंपनी का कैसे आगमन होता है उसके बारे में हमको दो ही, जैसे एक इसके बगल में ही होता है क्या, यूरोप महाद्वीप में पुर्तगाल आता है और एक स्पेन आता है। ठीक है, आप देखिए इसके बीच में, इसके बीच में एशिया और यूरोप, ये एशिया है और ये क्या है, यूरोप। एशिया और यूरोप के बीच में, किसके, एशिया और यूरोप, एशिया यूरोप के बीच में एक देश और पड़ता है। मतलब इसके मध्य में, किसके, एशिया और यूरोप के मध्य में एक देश पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है जी, तुर्की। क्या पड़ता है जी, तुर्की। कौन सा देश पड़ता है जी, एशिया और यूरोप के बीच में तुर्की पड़ता है, तुर्की। कौन सा, तुर्की। तुर्की में यहाँ पर क्या, एक शहर पड़ता है। तुर्की में क्या पड़ता है, एक शहर पड़ता है। उस शहर का नाम रहता है क्या, कोस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया, कुस्तु
कुस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया मतलब तुर्की में ही एक देश पड़ता है। कौन सा देश? तुर्की एक देश है, उसमें एक शहर पड़ता है जिसका नाम था क्या? कुस्तुतुनिया। क्या नाम था जी? कुस्तुतुनिया। और इसका वर्तमान में वर्तमान नाम क्या है जी इसका? इस्तांबुल। क्या? इस्तांबुल। इसका वर्तमान नाम है इस्तांबुल। कुस्तुतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल। कुस्तुतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल। ये ध्यान में रखिएगा। और तुर्की, जो तुर्की एक देश पड़ता है एशिया और यूरोप के बीच में, जो क्या पड़ता है? तुर्की एक देश पड़ता है। क्या पड़ता है जी? तुर्की जो देश पड़ता है उसमें एक शहर भी पड़ता है जो कुस्तुतुनिया के नाम से जाना जाता है। उसको वर्तमान में इस्तांबुल के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्तांबुल नाम दिया जाता है। तो तुर्की द्वारा, तुर्की में तुर्कों के द्वारा, किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा 1453 में, 1453 में क्या करता है जी? आक्रमण कर देता है। इधर लिख लीजिएगा यहां पर, तुर्की के तुर्कों के द्वारा आक्रमण कब किया जाता है जी? 1453 ईस्वी में तुर्की पर किसके द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है? तुर्कों के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्क। जब ये आक्रमण करते हैं किस पर? कुस्तुतुनिया में। किसके द्वारा? मतलब किसके द्वारा आक्रमण किया? तुर्की के द्वारा या तुर्कों के द्वारा? तुर्की के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। किसके? कहां पर? कुस्तुतुनिया पर आक्रमण किया कर दिया, जो एक समुद्री क्या एक रास्ता रहता है यूरोप से और एशिया में व्यापार करने का, जो रास्ता, इस पर आक्रमण कर और क्या करते हैं? तुर्की वाले अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब इधर का मतलब वो क्या है, जो रास्ता रहता है, मतलब एक दूसरे का व्यापार करने के लिए वो किसके हाथ में चला जाता है? ये तुर्की के हाथ में चला जाता है। जब तुर्की के हाथ में चला जाता है तो उस समय एक 15वीं सदी के समय रहता है, तो चलता रहता है। तो कुछ ना कुछ तो जाने का या व्यापार करने का तो रास्ता तो होना चाहिए। और उस समय क्या, किसका? मसालों का व्यापार। जैसे भारत में मसालों का व्यापार और दक्षिणी मतलब यूरोप से जो भी देश आना चाहते थे एशिया में व्यापार करने के लिए, उसको तो एक रास्ता चाहिए। तो रास्ता मतलब किस चीज का खोज के लिए एक खोज चल रहा था। मतलब कौन सा मार्ग अपनाया जाए, कौन खोज करे। तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन आए। कौन सा है? पुर्तगाल और स्पेन। इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ अगर डाउट है तो देखिए, नोट कीजिए आप। ये सब एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक। इसमें से हर एक न एक एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके परीक्षा में एसएससी जीडी में भी पूछा गया है कि ये पूछा बना हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। कुस्तुतुनिया पर कब आक्रमण किया गया था? 1453 में। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा। या तुर्की के द्वारा किया गया था कुस्तुतुनिया पर। कुस्तुतुनिया एक शहर है जिसका वर्तमान में नाम क्या है? इस्तांबुल है। वर्तमान में इसका नाम क्या है कि इस्तांबुल है। इस्तांबुल है। चलिए, हो गया। इसमें कुछ डाउट है? चलिए मिटाते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में रहता है जी? अरब वासियों के हाथ में। और यूरोप का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में रहता है? इतालवी यात्रियों के हाथ में। ठीक है। इसके बीच में एक क्या पड़ता है? एक शहर पर, मतलब एक देश पड़ता है। देश कौन सा देश पड़ता है? तुर्की पड़ता है। तुर्की के बीच में ही यहाँ पर एक कौन सा एक शहर है जिसका नाम है कुस्तुतुनिया। क्या नाम है? कुस्तुतुनिया। और यह क्या होता है? वर्तमान में इसका नाम क्या है? इस्तांबुल है। और तुर्की के द्वारा कुस्तुतुनिया पर आक्रमण कर दिया जाता है। 1453 में अपने अधिकार में क्या करता है? ले लिया जाता है। किसको? कुस्तुतुनिया पर। और उसका जो मार्ग रहता है एक दूसरे का आने जाने के लिए, वो क्या बाधित हो जाता है। तो उस समय के आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ डाउट है? चलिए मिटाते हैं। यूरोप और पुर्तगाल कहां पड़ता है जी? स्पेन और पुर्तगाल कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? यूरोप में। जब आक्रमण कर लेता है तो जाने के लिए मार्ग नहीं रहता है। तो 15वीं सदी की बात आती है। किसकी? 15वीं सदी की। 15वीं सदी की बात है। 15वीं सदी की, ठीक है। उस समय प्रिंस हेनरी ये कहां के निवासी होते हैं जी? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के निवासी नहीं, ये पुर्तगाल के राजकुमार भी होते हैं। पुर्तगाल के क्या होते हैं जी? राजकुमार। कौन?
ए मतलब प्रिंस हेनरी पुर्तगाल का राजकुमार होते हैं। पुर्तगाल का कहाँ का राजकुमार होते हैं? प्रिंस हेनरी पुर्तगाल का राजकुमार होते हैं। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मतलब इसमें इसमें थोड़ा समझना है। प्रिंस हेनरी जो 15वीं सदी चल रही थी उसमें क्या प्रिंस हेनरी पुर्तगाल के क्या थे? राजकुमार थे। पुर्तगाल के क्या थे? ये राजकुमार थे, इसमें कोई डाउट? देखिए यूरोपियन कंपनी में ये क्या थे? राजकुमार थे क्या? पुर्तगाल का। और इसे हो गया। चलिए कुछ डाउट है? देखते रहिए, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। प्रिंस हेनरी को, इसको एक जनक के नाम से जाना जाता है। किसका जनक माना जाता है? नौवहन के क्षेत्र का, नौवहन के क्षेत्र का, नौवहन के क्षेत्र का इसको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? प्रिंस हेनरी को नौवहन के क्षेत्र का क्या कहा जाता है जी? जनक कहा जाता है। प्रिंस हेनरी को नौवहन के क्षेत्र का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। और प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर, द नेविगेटर का जनक भी कहा जाता है। द प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर का क्या कहा जाता है? द नेविगेटर का मतलब जनक भी कहा जाता है इसको। किसे मतलब? प्रिंस हेनरी को। मतलब 15वीं सदी के ये पुर्तगाल के थे और राजकुमार थे। इसको द नेविगेटर का जनक भी कहा जाता है और इसे नौवहन क्षेत्र का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने प्रिंस हेनरी के द्वारा द नेविगेटर का खोज किया गया है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? उत्मासा, उत्मासा, उत्मासा अंतरिक्ष। चलिए नोट कीजिए, फिर इसको बाद मिटाते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। नोट किए? मिटाए हम? चलिए, इसमें कुछ डाउट है? देखिए ये जब जिस समय इसका खोज होता है उस समय पृथ्वी का खोज हो चुका था। किसका? पृथ्वी का खोज हो चुका था। पृथ्वी मतलब ग्लोब का खोज हो गया था, कंपास का खोज हो गया था। जब 15वीं सदी चली थी, जब ये खोज चला था, तो क्या इसका भी खोज, पृथ्वी का खोज, ग्लोब का खोज, कंपास का खोज हो गया था। अब मतलब आगे खोज चल रही थी, जो समुद्री मार्ग का खोज कर रहे थे। तो मान लीजिए कि ये क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी में हम लोग इधर क्या जाते हैं? पश्चिम। ये क्या जी? पश्चिम, पश्चिम है। इधर क्या है जी? पूर्व है। पृथ्वी में वर्ल्ड मैप में ये पृथ्वी में इधर क्या है? पश्चिम। तो इधर मतलब जब खोज करने के लिए, मतलब कौन, जो कोलंबस जब खोज करने के लिए निकलता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है? कोलंबस, कोलंबस जब खोज करने पहुंचता है, ये भारत के खोज करने के लिए पहुंचता है, तो लेकिन ये पहुंच जाता है पश्चिमी, और पश्चिम में जाके यूएस का खोज कर देता है। किसका खोज कर देता है? यूएस का। यूएस का खोज कर देता है। अब पूछा जाता है ये भी कि समुद्री मार्ग का कौन खोज कर, समुद्री मार्ग का खोज करता है कौन? कोलंबस। और ये क्या होता है? कोलंबस ये कब करता है? 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में इसकी खोज कर देती है। और ये मतलब कौन? अपना वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये खोज करने ये जब निकलते हैं तो साउथ अफ्रीका से, मतलब साउथ अफ्रीका होते हुए, मतलब साउथ अफ्रीका होते हुए, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, मतलब साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए ये कहां पहुंच जाता है? ये भारत पहुंच जाता है। ये कहां पहुंच जाता है? भारत पहुंच जाता है। कहां पड़ता है? भारत पहुंच जाता है। कब पहुंचा है? 1498 ईस्वी को, 1498 ईस्वी को भारत पहुंच जाता है। और भारत में कहां पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है जी? कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। केप ऑफ गुड का खोज कौन करता है? बार्थुल बार्थ बार्थलोलो मोडियाज। केप ऑफ गुड का खोज कर जाता है। या जब यहाँ पहुंचता है केप ऑफ गुड, केप ऑफ गुड जब पहुंचता है कौन? वास्को डी गामा। तो इसको तो एक ही भाषा, पुर्तगाल का भाषा पता था, लेकिन यहाँ पर जो क्या मतलब एक द्विभाषीय था, जो उसका नाम था अब्दुल मानिक, जो गुजरात का एक व्यापारी था, वो द्विभाषीय था। अब्दुल मानिक जो गुजरात का एक व्यापारी था, वो वहां से लेकर वो पथ प्रदर्शक था, किस और बुला के लेके आता है कहाँ? गुजरात। जो उनका स्वागत करता है किसका? वास्को डी गामा का। उस समय वहां का राजा कौन रहता है? जोमूरिन रहता है। कौन रहता है जी?
जो मोरिन रहता है, जो स्वागत करता है, उसको व्यापार करने के लिए भी छूट दे देता है। किसको? वास्को डी गामा को। और व्यापार करता है और 60 गुना जो भी यहाँ से सामान ले जाता है उसका 60 गुना मुनाफा भी कमाता है, मतलब 60 गुना मुनाफा कमाता है। फिर भी दूसरे बार भी आता है और वास्को डी गामा और यहाँ व्यापार करता है, और व्यापार करके फिर वो दूसरे टाइम आता है तो उसका मृत्यु भी भारत में ही हो जाता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसमें आपको कुछ डाउट है, जैसे पुर्तगाल का आगमन होगा, फिर किसका फ्रांसीसी आएगा, फिर डेनिश आएगा, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डच आएंगे, ऐसे करके किसका किस कंपनी का कब स्थापना हुआ, कौन सा पुर्तगाली है, किस समय है, कहाँ अपना फैक्ट्री लगाया, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। मतलब हर क्लास में हम लोग जानते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए, इसमें कुछ डाउट है? ये कहाँ पहुंच जाते हैं? बार्थोलोमेव केप ऑफ गुड का खोज कौन करता है, कब करता है? 1487 ईस्वी में बार्थोलोलो मोडियाज 1487 में क्या करता है, इसका खोज करता था। ये वास्को डी गामा कहाँ पहुंच जाता है जी? भारत पहुंच जाता है। और ये कहाँ का वास्को डी गामा रहता है? पुर्तगाल का। कहाँ का रहता है? पुर्तगाल का। और ये कहाँ का रहता है जी? स्पेन का। कौन? ये कहाँ का रहता है? स्पेन का। कौन? कोलंबस कहाँ का रहता है? स्पेन का। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आज थोड़ा गर्मी ज्यादा है, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ आगे नहीं पढ़ना है कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उससे ज्यादा आपके कुछ में कुछ आएगा ही नहीं। मतलब हम जितना पढ़ा दिए उतना ही फिक्स है कि इससे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। जो भी आगा आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन टेस्ट में आप लगाते जाइएगा, जो भी बनेगा। कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हट जाते हैं। बस आप रेगुलर क्लास करते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को और फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब करवाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वास्को डी गामा है और कोलंबस है। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्को डी गामा, जो पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, पुर्तगालियों का कैसे भारत में आगमन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ डाउट है? चलिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।